हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कमोद एंड यू आर वाचिंग माय चैनल केडी कॉमर्स एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक फैलेसीज। फैलेसी होता क्या है, क्यों है, क्या है, कैसे है, कब है, इसका यूज़ क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे वन बाय वन। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फैलेसी होता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन ये है, फैलेसी का मतलब होता है किसी भी आर्गुमेंट में किसी भी बात का कोई सेंस ना बनना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि जैसे मैंने अपने किसी फ्रेंड को बोला कि यार मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चल आगरा चलते हैं, या मुझे बहुत तेज भूख लगी, चल मनाली चलते हैं। तो क्या इस बातों का कोई आपस में सेंस बनता है? नहीं बनता, क्योंकि प्रमाइस और कंक्लूजन मैच ही नहीं कर रहा। प्रमाइस है कि मुझे भूख लगी है, कंक्लूजन है चल मनाली चलते हैं। तो भूख लगने से मनाली का क्या मतलब हो गया? यहाँ पे सेंस ये बनता है कि मुझे भूख लगी है, हम दिल्ली में रहते हैं, चलो करोल बाग चलते हैं, या चलो पड़ोस के किसी ढाबे पे चलते हैं, किसी रेस्टोरेंट पे चलते हैं, वहां चल के खाना खाते हैं। तो प्रमाइस जेन्युइन सही प्रमाइस क्या बना? मुझे भूख लगी है। कंक्लूजन क्या होगा? चलो पड़ोस की दुकान पे चल के, ढाबे पे चल के, रेस्टोरेंट चल के खाना खाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक लॉजिकल सेंस बन रहा है, प्रमाइस और कंक्लूजन आपस में मैच हो रहा है, और ये आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, इससे वैलिड हो जाएगा। तो पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आर्गुमेंट क्या होता है। पहले आर्गुमेंट को समझते हैं, देन फैलेसीज की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है? कुछ प्रमाइस है। प्रमाइस नंबर 1 हो गया, इट्स रेनिंग आउटसाइड, इट्स रेनिंग आउटसाइड, ये हो गया पहला प्रमाइस। प्रमाइस 2 क्या हो गया? इफ आई गो आउट, इफ आई गो आउट आई विल गेट वेट, आई विल गेट वेट, मैं गीला हो जाऊंगा, भीग जाऊंगा। तो इसका कंक्लूजन क्या बनता है? कंक्लूजन बनता है देयरफॉर आई नीड एन अम्ब्रेला। ये क्या हो गया? ये कंप्लीट आर्गुमेंट हो गया। आर्गुमेंट का मतलब लड़ाई नहीं होता। हमें लगता है ना कि यार ये मेरे से आर्गुमेंट क्यों कर रहा है। आर्गुमेंट का मतलब होता है लॉजिकल सीक्वेंस में कुछ प्रमाइस हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, उसके बेसिस पे एक, दो, तीन, चार कितने भी कंक्लूजन हो। जैसे यहाँ पर दो प्रमाइस है और उनके बेसिस पे क्या है, कंक्लूजन है, और ये लॉजिकली तीनों आपस में जुड़ करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहे हैं, मीनिंगफुल बात बना पा रहे हैं। अगर यहाँ पे मीनिंग ना बन पा रहा होता तो हम कहते हैं कुछ ना कुछ फैलेसी है। ठीक है, तो आई होप कि आर्गुमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, प्रमाइस का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, कंक्लूजन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं फैलेसी की। फैलेसी क्या होता है, ध्यान से देखना। फैलेसी जो इसमें कुछ ना कुछ कमी है। ठीक है, तो बात करते हैं पहली फैलेसी की। फैलेसी क्या है? एज आई डिस्कस विद यू, अ फैलेसी इज अ मिस्टेक इन अ रीजन दैट मेक्स आर्गुमेंट वीक और इनवैलिड। और एक बात और समझेंगे यहाँ पर कि हमारे पास दो तरीके की फैलेसी होती है, फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी। हमारे यूजीसी नेट में इनफॉर्मल फैलेसी आती है। ठीक है, तो हम इनफॉर्मल फैलेसी से फोकस करेंगे। आगे की बात करते हैं। हमारी पहली फैलेसी है एड होमिनम फैलेसी, अटैकिंग द पर्सन इंस्टेड ऑफ आर्गुमेंट। फॉर एग्जांपल, आपने क्या कहा कि ना क्लास चल रही है, क्लास में एक स्टूडेंट ने कहा कि मैम मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो मैम ने कहा चुप हो जा, तू तो चुप हो जा, बैठ जा, तू तो वैसे ही गवार बच्चा है, तू तो वैसे ही क्लास के अंदर नहीं आता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो मैम के द्वारा दिया गया आर्गुमेंट क्या है, वैलिड है। अगर भाई डाउट है तो डाउट को क्लियर करो। आप कह रहे हो तू चुप हो जा, तू तो गवार बच्चा, तू तो वैसे ही तेरे को वैसे ही कुछ समझ में नहीं आता, तो ये सेंस थोड़ी बनाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? डॉक्टर सिंह, ठीक है, डॉक्टर सिंह क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट इज रॉन्ग बिकॉज ही इज फील्ड साइंटिस्ट। बट डॉक्टर सिंह की जो क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट है, क्योंकि वो गलत है, क्योंकि वो फील्ड साइंटिस्ट है। आप ये क्यों देख रहे हो कि डॉक्टर साइंटिस्ट, जो डॉक्टर सिंह है वो फील्ड साइंटिस्ट है? आप ये देखो ना कि रिपोर्ट में क्या वैलिड चीजें दी गई है, क्या डेटा दिया गया है, क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके बेसिस पर डिसाइड करो ना आप कि रिपोर्ट सही है कि गलत है। तो यहाँ सही क्या बनता है? द रिपोर्ट इज रॉन्ग बिकॉज द डेटा इन सेक्शन 3 इज आउटडेटेड। आपको ये बताना है कि वो रिपोर्ट गलत क्यों है, क्योंकि उसके अंदर डेटा जो है वो आउटडेटेड है। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि डॉक्टर सिंह फेल साइंटिस्ट है, चाहे ऐसा कुछ हो गया। तो आप क्या कर रहे हो, इस फैलेसी में हम क्या सीखते हैं कि हम ना कि हम बजाय कि किसी के आर्गुमेंट पर फोकस कर रहे हैं, कि हम बंदे पे अटैक करते हैं, उस इंसान पे अटैक करते हैं। इसे हम कहते हैं एड होमिनम फैलेसी। इसका एग्जांपल प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। अ डिबेट अबाउट एजुकेशन पॉलिसी, अ स्टूडेंट ए सेज ऑनलाइन एजुकेशन इज हार्मफुल फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। स्टूडेंट बी ने उसका रिस्पॉन्स कैसे दिया डिबेट के अंदर में? योर आर्गुमेंट इज रॉन्ग बिकॉज यू आर फ्रॉम प्राइवेट स्कूल। यहाँ पे क्या सेंस बनता है? अगर किसी स्टूडेंट ए ने कहा है कि ऑनलाइन क्लास सही नहीं होती, तो बी कह रहा है कि नहीं नहीं, तू तो कुछ प्राइवेट स्कूल से है, तो तेरा आर्गुमेंट तो वैलिड नहीं है। तो ये थोड़ी सही तरीका हो गया। आप उस पर पर्सनल पे टारगेट क्यों कर रहे हो? आप ये देखो कि जेन्युइन क्या है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? यस, स्टूडेंट बी इज अटैकिंग द पर्सन
No, student B is critiquing the argument. C cannot be determined. Both A and B are making fallacies. So इसका आंसर ये है yes, student B is attacking the person. और attacking the person कौन सी होती है? Ad hominem fallacy होती है. ओके, तो अगली fallacy पे चलते हैं. Appeal to authority. इसका मीनिंग क्या है? बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, बहुत सिंपल सी बात. आपने कई बार देखा होगा, बहुत से एडवर्टीजमेंट होती है, उसमें ना स्टार्स आते हैं, स्टार्स कहते हैं कि ये प्रोडक्ट यूज करो, इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा. जैसे शाहरुख खान ने कहा कि भाई ये XYZ फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगाओ, इससे गोरे हो जाएंगे. तो आपने कहा कि भाई फेयर एंड हैंडसम क्रीम वर्क्स बिकॉज शाहरुख खान सेज दैट. शाहरुख खान ने कहा है कि फेयर एंड हैंडसम काम करती है, मतलब काम करती है. तो ये सही थोड़ी ना. आप उसके कोई इसका साइंटिफिक डेटा लेकर के आओ, रिसर्च लेकर के आओ, जहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट हुआ हो, किसी काले आदमी को गोरा कर दिया गया हो, ये होता है ना सेंस बनाने वाली बात. तो लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि शाहरुख खान ने कहा है क्रीम काम करती है, मतलब काम करती है. इसे कहते हैं अपील टू अथॉरिटी फैलेसी. ठीक है. Accepting something is as true just because an authority said it. A famous expert person says it must be true, but expert can be wrong also. कि कोई भाई जरूरी थोड़ी शाहरुख खान ने कहा कि वो जो क्रीम है हमारी फेयर हैंडसम वो काम करती तो हमेशा ही काम करेगी, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है. और शाहरुख खान तो एक्सपर्ट भी नहीं है इस वाले केस में, तो बता दूं मैं आपको. सो इसका एग्जांपल क्या होगा? शाहरुख खान सेज दैट दिस सप्लीमेंट वर्क्स. ये सप्लीमेंट जो है काम करता है, सो इट मस्ट वर्क, यानी ये काम करेगा. ये गलत है. यहाँ पे सही क्या होना चाहिए? साइंटिफिक स्टडीज प्रूव दिस सप्लीमेंट वर्क्स बिकॉज दिस एंड दिस, बिकॉज दिस स्टडी हैज हैपेंड, और इसमें रिसर्च में ये आया है, इसलिए सप्लीमेंट काम करता है. ये सही आर्गुमेंट बनता है. ओके, सो अब इसका क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या है इसका देखते हैं जरा एक बार. A student argues climate change is real because Stephen Hawking said that. भाई एक स्टूडेंट ने कहा कि क्लाइमेट चेंज रियल है क्योंकि स्टीफन हॉकिंस ने कहा है. सिर्फ स्टीफन हॉकिंस ने, देखो स्टीफन हॉकिंस हालांकि एक्सपर्ट है, वो जो बोलेंगे सही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक जेन्युइन बात बतानी है, एक डेटा से बैक कर करके, लिटरेचर से बैक करके, बैक यानी सपोर्ट कर करके कोई आर्गुमेंट कहना है. जहाँ पे कोई लिटरेचर, कोई डेटा, कोई रिसर्च कह रही हो कि ऐसा हो रहा है, तो उसको ट्रू मानना है. तो यहाँ पे सही क्या होगा? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस आर्गुमेंट? Stephen Hawking is not an expert. Argument relies on authority instead of evidence. तो इसका आंसर हो गया बी. The argument relies on authority instead of evidence. एविडेंस की कमी है, पहले एविडेंस लेकर के आओ. हालांकि क्लाइमेट चेंज रियल है, लेकिन यहाँ पर मैं इसके बेसिस पे हमें आंसर देना है. और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ऑल फैंस आर ट्यूबलाइट्स, ऑल ट्यूबलाइट्स आर बुक्स. तो आपको उसी के बेसिस पे आंसर देना है. अब आप मन में मत सोचना यार सारे फैन ट्यूबलाइट कैसे हो सकते हैं, सारी ट्यूबलाइट बुक कैसे हो सकती है. आपको इसकी तरफ नहीं जाना है, आपको ये देखना है जो उसमें लिखा हुआ है उसके बेसिस पे आंसर देना है. हम सभी जानते हैं स्टीफन हॉकिंस बहुत फेमस साइंटिस्ट है, अब तो नहीं रहे, मर चुके हैं. उन्होंने जो कहा, जैसे जैसे बताया, सब कुछ बताया, वो सब कुछ ट्रू हुआ. जैसे उन्होंने कहा भगवान है ही नहीं, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया. तो कई सारी चीजें, कई सारी स्टडीज, और अपने टाइम के सबसे फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, सबसे रिनाउंड पर्सनैलिटी रहे हैं. लेकिन अभी यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें जो लिखा हुआ है उसके बेसिस पे आंसर देना है. यहाँ पे लिखा हुआ है स्टीफन हॉकिंस ने कहा क्लाइमेट चेंज है, तो है. तो यहाँ पर इसके बेसिस में कहना है कि देखो क्लाइमेट चेंज स्टीफन हॉकिंस ने कहा, ठीक है मान रहे हैं, लेकिन कोई एविडेंस तो लेकर के आओ. तो एविडेंस का होना भी जरूरी है, और इसको बोलते हैं अपील टू अथॉरिटी फैलेसी. अगली पे चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट फैलेसी होगी फॉल्स डिलेमा. अब इसमें क्या होता है कि ना सिर्फ दो ही ऑप्शन दिए गए हैं. जैसे कि दो लड़कियों की आपस में लड़ाई हो गई और उन दोनों की एक कॉमन फ्रेंड थी. अब लड़की ए ने कहा कि ए और बी की लड़ाई हो गई, तो ए ने सी को बोला, तीसरी लड़की को बोला, भाई या तो तू मेरे साथ है या तो तू मेरे खिलाफ है. अब सी तो बीच में अटक गई. देखो होता क्या है बेसिकली कि जब भी लड़ाई वगैरह होती है तो आपको पता है दोस्तों में अक्सर बातचीत हो जाती है. तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि उसने बोला कि या तो तू मेरे साथ है, अगर तू मेरे साथ रही है तो तू मेरे खिलाफ है. ये सही बात तो नहीं है ना भाई, कल को आप दोबारा साथ हो जाओगे. और ऊपर से और भी तो ऑप्शन है ना, या तो तू मेरे साथ है या तो तू हम दोनों के साथ है, या ठीक है तो हम दोनों के बीच में बता. तो सिर्फ दो ही ऑप्शन देना और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल अपोजिट होना, इसे हम कहते हैं फॉल्स डिलेमा फैलेसी. अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या आंसर है, क्या मीनिंग है. प्रेजेंटिंग ओनली टू ऑप्शंस व्हेन मेनी ऑप्शंस एग्जिस्ट. आइदर यू आर विद मी और यू आर अगेंस्ट मी. या तो तुम मेरे साथ हो या तो तुम कंप्लीटली मेरे खिलाफ हो. ये तो गलत बात हो गई ना. ऐसे भी तो हो सकता है कि हाँ ठीक है तुम मेरे साथ नहीं हो, चलो कोई बात नहीं. कई बार होता है, जैसे मैं बात करूं नाम नॉन अलायंस मूवमेंट की, जो नेहरू जी ने शुरू किया था, जब नाटो अमेरिका जो कि नाटो का मेन था, और यूएसएसआर जहाँ पे रशिया मेन था, जो इनकी आपस में लड़ाई हुई थी और पूरी दुनिया दो टुकड़ों में डिवाइड हो गई थी. तो उस केस में नेहरू जी ने डिसाइड किया कि हम बीच में रहेंगे, हम किसी के भी साथ में पूरी तरीके से रहेंगे, किसी के पूरी तरीके से खिलाफ नहीं रहेंगे, एक बीच का रास्ता. लेकिन यहाँ पे क्या है, क्या यहाँ पर इस फैलेसी में क्या होता है, बोल दिया जाता है या तो तुम मेरे साथ हो या तो तुम मेरे कंप्लीटली खिलाफ हो. ये लेकिन गलत है.
ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, आइदर यू सपोर्ट ऑनलाइन एजुकेशन और यू वांट एजुकेशन टू फेल, या तो मैं तुम ऑनलाइन एजुकेशन के सपोर्ट में हो, या तो तुम कंप्लीटली एजुकेशन के ही खिलाफ हो। एजुकेशन के खिलाफ कैसे हो गए, ये तो ऑनलाइन ऑनलाइन की बात, एजुकेशन की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे सही क्या बनता है, यू माइट सपोर्ट ऑनलाइन एजुकेशन फॉर सम कोर्सेज बट प्रेफर क्लासरूम फॉर अदर्स। ठीक है, कुछ क्लासेस ऑनलाइन होनी जरूरी है, कुछ ऑफलाइन होनी जरूरी है। अगर कोई ये बोलेगा कि भाई ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन एजुकेशन कंप्लीटली बर्बाद है, तो ऐसे ये चीज सही थोड़ी ना है। कई बार कई केसेस में होता है, जैसे मैं अपनी पर्सनली खुद बात करूं, मैंने अपने यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पढ़ा था तलवीर सर से, तलवीर सिंह जी जो है कॉमर्स नेट अचीवर्स वाले। अब वो रहते हैं खन्ना में पंजाब में, मैं रहता हूँ दिल्ली में, तो उस केस में मैं डेली खन्ना जाऊँ या खन्ना जाके बस जाऊँ, ये तो कोई सेंस बनाता नहीं है। चाहे वो दिल्ली आ जाए, और उनके दिल्ली आने से क्या पूरे इंडिया के सारे स्टूडेंट दिल्ली थोड़ी ना आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन जरूरी भी है, लेकिन हाँ साथ साथ मैं ये भी मानता हूँ कि स्कूल एजुकेशन ऑफलाइन ज्यादा बढ़िया होती है, क्योंकि ऑफलाइन बच्चों का एनवायरमेंट मिलता है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और वो स्क्रीन से काफी देर के लिए दूर रहता है। स्क्रीन से ज्यादा देर चिपके रहना भी सही नहीं है, इन एटलीस्ट इन प्राइमरी में तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर में। क्वेश्चन क्या है इसका, इसका फॉल्स डिलेमा का क्वेश्चन है, अ पॉलिटिशियन सेज आइदर यू वोट फॉर आवर पार्टी और यू डोंट केयर अबाउट कंट्री। या तो आप हमारी पार्टी के लिए वोट करो, या तो आप कंट्री की केयर ही नहीं करते, जैसे आजकल बहुत हो रहा है, आपको आप तो अच्छी तरह जानते ही हो। ठीक है, तो कौन सी फैलेसी है, तो ये है, ये कौन सी हो गई, फॉल्स डिलेमा, ऑप्शन बी फॉल्स डिलेमा फैलेसी हो गई। ठीक है, क्या बोला, क्या एक पॉलिटिशियन बोला कि आइदर यू वोट फॉर आवर पार्टी और यू डोंट केयर अबाउट कंट्री। आई होप कि बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे, अगर आपने प्रेजेंट गवर्नमेंट को वोट नहीं किया तो आप देश के खिलाफ हो, आप देशद्रोही हो, फलाना फलाना ठिकाना, ये सब छोड़ो। ठीक है, पॉलिटिकल बात कम ही करेंगे। अगला क्या है, सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी। बेसिकली क्या है, इसमें होता है यूजिंग कंक्लूजन एज अ प्रूफ। हाँ, ये बहुत बढ़िया फैलेसी लगती है, मैंने ये कई बार मैंने देखा हुआ है। एक बार मेरी स्टूडेंट कहती, सर आई एम बेस्ट बिकॉज आई एम बेस्ट। मैंने कहा ये क्या कह दिया, लड़कियां कहती है, आपने नोटिस किया होगा, आई एम बेस्ट बिकॉज आई एम बेस्ट। तो यहाँ पर प्रमाइस भी कह रहा है कि बेस्ट हो, कंक्लूजन भी कह रहा है कि बेस्ट हो, मैं बेस्ट हूँ क्योंकि मैं बेस्ट हूँ, ये क्या सेंस वाली बात हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है, इस फैलेसी में कंक्लूजन को या प्रमाइस को कंक्लूजन मान लिया जाता है। अगर आप बेस्ट हो तो कोई रीजन हो ना, आई एम बेस्ट बिकॉज आई स्कोर गुड मार्क्स इन, आई एम फर्स्ट इन द क्लास, कुछ इस तरीके से बोलो ना। नहीं, लोग कहते हैं, लड़कियां क्या कहती है, आई एम बेस्ट बिकॉज आई एम बेस्ट। ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। तो इसका मीनिंग क्या है, यूजिंग द कंक्लूजन एज अ प्रूफ फॉर इटसेल्फ, द आर्गुमेंट गोज इन सर्कल, एक सर्कल सा बन जाता है। वाई एक्स इज ट्रू बिकॉज एक्स इज ट्रू, एक्स ट्रू क्यों है, क्योंकि एक्स ट्रू है। ये क्या सेंस बना, एग्जाम्पल क्या है, दिस मूवी इज ग्रेट बिकॉज इट इज एक्सीलेंट। लोग कहते नहीं यार, दिस मूवी इज ग्रेट बिकॉज इट इज एक्सीलेंट, ये मूवी ग्रेट भी है क्योंकि एक्सीलेंट है। अरे दोनों का मीनिंग तो सेम ही हो गया ना, प्रमाइस भी सेम, कंक्लूजन सेम हो गया। ठीक है, थोड़ा सा हम मक्खी परेशान कर रही है तो ये आपको पता है, ये बोर्ड किसी का टच कर चल जाता है। आगे चलते हैं। ओके, सो आगे इसका क्वेश्चन क्या है, आर्गुमेंट कहता है द वेदास आर मोस्ट अथॉरिटेटिव साइंटिफिक स्क्रिप्चर्स बिकॉज दे आर मोस्ट अथॉरिटेटिव। तो यहाँ पर क्या बोला, क्या है वो मोस्ट अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर, क्योंकि वो अथॉरिटेटिव यानी प्रीमाइस में भी कंक्लूजन आ गया, कंक्लूजन में प्रीमाइस आ गया। तो यहाँ पर व्हाई इज दिस सर्कुलर रीजनिंग, बिकॉज इट यूजेस द कंक्लूजन एज अ प्रूफ द कंक्लूजन, यानी कि कंक्लूजन को यूज कर रहा है एज अ प्रमाइस, प्रमाइस भी सेम है, कंक्लूजन भी सेम है, आई एम बेस्ट बिकॉज आई एम बेस्ट वाली बात हो गई। ठीक है, अगले पे चलते हैं, अगली फैलेसी। तो चलिए अब आते हैं स्ट्रॉमन फैलेसी पे। स्ट्रॉमन फैलेसी का मतलब क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल कि एक एम्प्लॉय ने बोला कि भाई फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मिलने चाहिए। तो एम्प्लॉय बी ने बोला, अच्छा मतलब तुम चाहते हो कि तुम जब मर्जी काम करो, जब मर्जी काम को छोड़ दो। तो यहाँ पर क्या किया जाता है बेसिकली, कि किसी एक ने बोला कि किसी एक के बोले गए आर्गुमेंट में उसका वीक पॉइंट निकाल करके उसको टारगेट करना। ठीक है, इसे कहते हैं स्ट्रॉमन फैलेसी। मैं एग्जांपल रिपीट करता हूँ दोबारा, सुनो कि ए ने बोला, एम्प्लॉय ए ने बोला कि मैं फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मिलने चाहिए। तो बी ने क्या बोला, अच्छा मतलब तुम चाहते हो कि तुम जब मर्जी काम करो, जब मर्जी काम छोड़ दो। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मीन्स घर से काम करे, वर्क फ्रॉम होम हो। तो उसने कहा अच्छा मतलब तुम चाहते हो कि घर से काम करो, मतलब काम ही ना करना पड़े। तो इसे कहते हैं मेन आर्गुमेंट में से वीक पॉइंट निकालो और उसको टारगेट करो। अब ध्यान से देखना, इसका डेफिनेशन क्या है, मिस रिप्रेजेंटिंग समवंस आर्गुमेंट टू मेक इट इजियर टू अटैक। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग रियल आर्गुमेंट यू आर फाइटिंग वीकर वर्जन ऑफ इट, यानी आर्गुमेंट का वीक पार्ट निकालो, उस पर अटैक करो। इसका एग्जांपल क्या है, वे शुड रिड्यूस प्लास्टिक यूज बाय प्रमोटिंग रीयूजेबल बैग्स, कि वे प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए रीयूजेबल बैग पे हमें आना चाहिए। तो स्ट्रॉमैन ने बोला अच्छा दे वांट टू बैन ऑल प्लास्टिक एंड डिस्ट्रॉय द इकोनॉमी, कि एक्स्ट्रा जो दूसरा बंदा उसने बोला अच्छा तुम चाहते हो कि भाई प्लास्टिक को बैन करके पूरी इकोनॉमी को ही बर्बाद कर दो।
तो ये थोड़ी ना है। तो इसका जेन्युइन आंसर क्या बनता है, जेन्युइन तरीका क्या होना चाहिए, while reusable bags are good, the transition cost might burden the poor families. reusable बैग गुड होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन अगर तो इसका मीनिंग क्या बनता है कि while reusable bags are good, the transition cost might burden the poor. इसका मतलब ये बनता है, जो जेन्युइन आर्गुमेंट है वो क्या बनता है कि reusable बैग्स अच्छे होते हैं लेकिन उनका बर्डन जो है वो पुअर पे आएगा, गरीब लोगों पे आएगा। तो चलिए इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है इसका, प्रैक्टिस क्वेश्चन कहता है स्कूल शुड टीच क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, पर्सन ए ने बोला, तो पर्सन बी बोला उसके अगेंस्ट में, माय अपोनेंट वांट्स टू टीच द स्टूडेंट टू डिसरिस्पेक्ट देयर टीचर्स एंड पेरेंट्स। मतलब क्या हुआ, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है क्वेश्चनिंग करना। तो जो बी पर्सन बी है वो क्या कह रहा है कि अच्छा तुम चाहते हो कि मैं बच्चों को ये सिखा दूं क्रिटिकल थिंकिंग, जिससे वो अपने बच्चों से बच्चे अपने पेरेंट्स से टीचर से क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दे। अरे ठीक है, कहीं पर जेन्युइन जहाँ पे क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन तो करना चाहिए ना, इसमें गलत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या है, क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ द आर्गुमेंट। ठीक है, मैं सारे ऑप्शंस रीड एक्चुअली में इसलिए नहीं कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी ना हो जाए, आप लोगों के लिए बर्डन ना हो जाए। ठीक है, तो बात करते हैं फॉल्स कॉज फैलेसी। इसका मीनिंग क्या है, अज्यूमिंग समथिंग कॉज समथिंग एल्स जस्ट बिकॉज इट हैपेंड। सिंपल सी बात है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, भाई मेरा तो बुरा होगा, और कुछ बुरा भी हो गया। अरे यार तुम, मैंने कहा था ना, देख बिल्ली रास्ता काट रही है, बिल्ली क्रॉस कर रही है रोड को, अगर हम इसको क्रॉस कर देंगे तो हमारे साथ बुरा हो जाएगा, देख बुरा हो गया। इस तरीके की फैलेसी कहते हैं फॉल्स कॉज फैलेसी। फॉर एग्जाम्पल, आई वोर माई लकी शर्ट एंड वी वॉन। मैंने अपनी लकी शर्ट पहनी जिससे हम जीत गए, लेकिन ये जेन्युइन थोड़ी ना। जेन्युइन क्या है कि हमने एफर्ट्स लगाए, मेहनत करी, लकी शर्ट भी पहन ली इसलिए हम जीते हैं। कई सारी वजह है जिनकी वजह से हम जीते हैं, लेकिन लोगों को क्या लग रहा है, मैं लकी शर्ट पहन ली इसलिए मैं जीत गया। ये रियल लाइफ में क्या होता है, इसका एग्जांपल आपने कई बार देखा होगा, इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया का मैच चल रहा होता है तो कुछ लोगों को, दूसरे लोगों को मैच देखने नहीं देते। वो कहते हैं ये पनौती है, अगर ये मैच देखेगा तो इंडिया मैच जीत जाएगी, सॉरी इंडिया मैच हार जाएगी, तो इसको मैच देखने से रोको, ऐसा कहते हैं। तो लेकिन ऐसा थोड़ी ना, किसी एक इंसान के मैच देखने से इंडिया मैच जीत जाएगी चाहे हार जाएगी, ये थोड़ी डिसाइड होता है। इसे हम कहते हैं फॉल्स कॉज फैलेसी। इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, सिंस द गवर्नमेंट लॉन्च न्यू एजुकेशन पॉलिसी एवरेज मार्क्स इंक्रीज, देयरफॉर द न्यू पॉलिसी कॉज इंक्रीज इन मार्क्स। गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई जिसकी वजह से एवरेज मार्क्स बढ़ गए हैं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिम्मेदार है। तो उसका सही आंसर क्या है, ये सारे रीजन है। भाई देखो, ये एवरेज मार्क्स बढ़ गए क्योंकि स्टूडेंट्स एफर्ट लगाना शुरू कर दिए, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम बढ़ गए हैं। टाइमिंग अलोन डजंट प्रूव द कॉज, खाली टाइमिंग से कुछ नहीं होता है, अदर फैक्टर्स कुड हैव कंट्रीब्यूटेड, और कुछ और फैक्टर्स भी हो गए जिनकी वजह से जो एवरेज मार्क्स बढ़ गए हैं। एवरेज मार्क्स यानी बच्चे आजकल अच्छा स्कोर करने लगे हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो ये सारी चीजें उसके लिए जिम्मेदार है, खाली एक पॉलिसी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हैस्टी जनरलाइजेशन मेरी फेवरेट है। मैं दिल्ली आया, हालांकि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, लेकिन मैं दिल्ली आया, मैंने देखा अच्छा एक ड्राइवर मिला, उसने मेरे से ना बदतमीजी से बात करी, सही तरीके से मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा भाई दिल्ली के तो सारे के सारे ड्राइवर ही बदतमीज होते हैं। एक ड्राइवर के बदतमीजी करने के बेसिस पे आपने दिल्ली के सारे ड्राइवर्स को बदतमीज बोल दिया, तो इसे कहते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन, यानी कि एक छोटे से सैंपल साइज के आधार पे बाकी सबको गलत बोल देना। ठीक है, तो मीनिंग पे नहीं जा रहे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, बेस्ड ऑन सर्वे ऑफ 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 1000 इन कॉलेज, अ रिसर्च कंक्लूड्स दैट 90% ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस कॉलेज डोंट लाइक मैथमेटिक्स। एक सर्वे हुआ, कॉलेज में 1000 बच्चे हैं, 1000 में से 10 बच्चों से पूछा गया कि क्या तुम्हें मैथ्स पसंद नहीं है, उन्होंने बोला पसंद नहीं है। तो स्टडी ने क्या आउटकम दे दिया कि भाई देखो इस कॉलेज के 90% बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं है। लेकिन पूछा कितने बच्चों से गया है, सिर्फ 10 बच्चों से। बच्चे कुल मिला के कितने हैं, 1000 बच्चे। तो यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ पे हमारा आंसर है द सैंपल साइज इज स्मॉल, इट्स हैस्टी जनरलाइजेशन, 10 स्टूडेंट्स कैन नॉट रिप्रेजेंट 1000 स्टूडेंट्स। तो आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, अपील टू इग्नोरेंस। अब इसका मतलब क्या है, ओके, सो अपील टू इग्नोरेंस का मतलब क्या है कि किसी ने ना ये प्रूव नहीं किया कि मंगल पे लाइफ नहीं है, इसका मतलब मंगल ग्रह पे लाइफ है। यानी अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा तो इसका कि ऐसा नहीं होता, इसका मतलब ये होता है। फॉर एग्जांपल, किसी ने भी नहीं कहा कि भूत नहीं होते, इसका मतलब भूत होते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं हम अपील टू इग्नोरेंस। नोबडी प्रूव एलियंस डोंट एग्जिस्ट, सो एलियंस मस्ट एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन क्या हो गया, there is no scientific proof that life doesn't exist on Mars, यानी मार्स पर लाइफ नहीं है, कोई किसी साइंटिफिक स्टडी नहीं कहा। इसका मतलब क्या है, therefore life must exist on Mars, यानी मार्स पे जिंदगी यानी एलियंस अवेलेबल हैं। तो इसमें गलती क्या है, इसमें आंसर है नो, दिस इज अपील टू इग्नोरेंस। क्या है ये, अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी है। अगले पे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फैलेसी। इसका बहुत बड़ी एग्जांपल है मेरे पास में। क्या तुमने सिगरेट पीना छोड़ दी, तो अगर आप बोलोगे हाँ,
तो भैया फंस गए, इसके बाद सिगरेट पीते थे। आप बोलोगे नहीं तो भैया फंस गए कि भैया अच्छा अभी भी सिगरेट पीता है। यानी क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम करो कि आंसर करने वाला कहीं ना कहीं फंस जाए। फॉर एग्जाम्पल इसका मीनिंग क्या है, आस्किंग क्वेश्चन दैट कंटेन्स फॉल्स अजम्पशन। इसका एग्जांपल क्या है, हैव यू स्टॉप्ड चीटिंग इन एग्जाम्स, क्या आपने एग्जाम में चीटिंग करना बंद कर दिया। अगर आपने यस बोला तो इसका मतलब कि अभी इसका मतलब पहले आप चीटिंग करते थे। अगर आपने नो बोला इसका मतलब क्या है, आप अभी भी चीटिंग करते हो। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। अ टीचर आस्क व्हेन डिड यू लास्ट फेल टू कंप्लीट योर होमवर्क, आप लास्ट टाइम अपना होमवर्क कंप्लीट करने में फेल कब हुए थे। अगर आप यस बोलोगे तो भी फंसोगे, नो बोलोगे तो भी फंसोगे। तो इसका आंसर क्या बनता है, इट अज्यूम्स द स्टूडेंट हैजंट कंप्लीटेड द होमवर्क। इट्स कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन विद फॉल्स अजम्पशन, द स्टूडेंट कैन नॉट आंसर विदाउट एडमिटिंग द फेलियर। सो आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी इसका मतलब अगर स्टूडेंट ने हाँ बोला तो भी फंसेगा, नहीं बोला तो भी फंसेगा स्टूडेंट। अगला क्या है, मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूं। अगर आपको लग रहा हो कि कुछ भी अगर ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करना, रिवाइंड करना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा हमारा एडिटर जो है, मेरा स्टूडेंट ही है, थोड़ी सी उसकी एडिटिंग स्किल्स थोड़े से अभी बिगिनिंग फेज में, तो कुछ कमी हो तो उसके लिए सॉरी मेरी साइड से। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं अपील टू इमोशन। अपील टू इमोशन बहुत सिंपल है, रोना धोना रोना। अरे भाई मेरे को दान दे दो, वरना वरना बच्चे मर जाएंगे, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे वैसा हो जाएगा। इमोशंस का यूज करना किसी भी चीज को वैलिड ठहराने के लिए। एग्जांपल क्या है इसका, कि मेपल, इसका मीनिंग क्या है, यूजिंग इमोशंस टू कन्विंस इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रॉपर लॉजिक, मेकिंग पीपल फील सैड, एंग्री, स्केयर्ड इंस्टेड ऑफ प्रूविंग योर पॉइंट विद फैक्ट्स। एग्जांपल क्या है, बाय आवर प्रोडक्ट, थिंक ऑफ पुअर स्टार्विंग चिल्ड्रन। यानी हमारा पैराशूट नहीं कहता हमारा प्रोडक्ट खरीदो वरना गरीब बच्चे मर जाएंगे, मतलब ऐसा बोला, मान लो पैराशूट ने ऐसा बोला कि हमारा अगर आपने तेल नहीं खरीदा हेयर ऑयल तो गरीब बच्चे मर जाएंगे। ये तो गलत हो गया ना। यहाँ पे सही तरीका क्या है कि भैया हमारा प्रोडक्ट खरीदो और 25% जो सेल है वो उससे हम गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को खाना खिलाएंगे। ये हो गया प्रॉपर इसका आर्गुमेंट, प्रॉपर रीजन। ठीक है, तो किसी गरीब का, किसी इमोशंस का इस्तेमाल करना किसी भी आर्गुमेंट को जेन्युइन ठहराने के, यानी कि सही ठहराने के लिए। नेक्स्ट क्या हो गया, इसका क्वेश्चन है, अ पॉलिटिशियन कैंपेन एड शोज दैट सैड इमेज ऑफ पुअर पीपल एंड सेज वोट फॉर अस टू एंड द पॉवर्टी। यानी एक पॉलिटिशियन ने कहा कि एक गरीब बच्चे की इमेज दिखाई, बोला कि हमें वोट करो, हम गरीबी खत्म कर देंगे। अरे भाई जेन्युइन प्लान क्या है ये बताओ ना। आप गरीबी कैसे दूर करोगे, रोजगार दोगे उनको, कोई भत्ता वगैरह पे करोगे, कोई अलग से पैसा दोगे, कुछ ये तरीका होना चाहिए ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अपील टू इमोशन यूजिंग सैडनेस इंस्टेड ऑफ पॉलिसी डिटेल। पॉलिसी डिटेल क्या ये बतानी जरूरी है। अच्छा, इक्विवोकेशन फैलेसी, इक्विवोकेशन फैलेसी, इसमें क्या होता है, दो सेम वर्ड यानी एक ही जैसे दिखने वाले वर्ड लेकिन मीनिंग अलग अलग है, उनको यूज करना किसी भी आर्गुमेंट को सही ठहराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, यूजिंग सेम वर्ड्स विद टू डिफरेंट मीनिंग। यहाँ पे एग्जांपल क्या है, बैंक्स हैव चेयर्स, यानी बैंक में चेयर होती है। रिवर बैंक्स आर बैंक्स, रिवर के साइड के किनारे कोई बैंक कहते हैं, रिवर बैंक। सो रिवर बैंक्स हैव चेयर्स, यानी रिवर बैंक के साइड में भी चेयर या वहां पर भी चेयर होगी। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सेकंड बैंक क्या है, साइड ऑफ द रिवर, यानी नदी का किनारा। कीप डिफरेंट मीनिंग सेपरेट। ठीक है, यानी दोनों का मीनिंग अलग अलग रखना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं, देखो जरा ध्यान से। आर्गुमेंट क्या है, लाइट एक्सरसाइज आर गुड फॉर हेल्थ, लाइट इन कलर्स इज ब्यूटीफुल। यानी कि एक लाइट है कि हल्की एक्सरसाइज और एक लाइट क्या है, हल्का कलर। देयरफॉर लाइट कलर्ड एक्सरसाइज आर गुड। क्या बोला गया, देयरफॉर, कहां चला गया हमारा, हाँ ये रहा, 1 सेकेंड, हाँ। देयरफॉर लाइट कलर्ड एक्सरसाइज आर बोथ गुड फॉर हेल्थ एंड ब्यूटीफुल। यानी क्या सेंस बना दिया, एक दोनों अलग अलग लाइट के मीनिंग को मर्ज कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पे समस्या क्या है, लाइट हैज डिफरेंट मीनिंग, इट इज इक्विवोकेशन फैलेसी। इक्विवोकेशन फैलेसी, इट्स इलॉजिकली कंबाइंड टू डिफरेंट वर्ड्स, लाइट, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसका हो गया। यानी सिंपल भाषा में दो ऐसे वर्ड जो दिखते सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है, उनको यूज करना किसी भी आर्गुमेंट को सही ठहराने के लिए, या कुछ भी बोल देना, सिंपल सी बात। स्लिपरी स्लोप फैलेसी, ये क्या होती है कि एक इंसिडेंट हुआ, उसकी वजह से दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा। इस तरीके से इसे कहते हैं स्लिपरी स्लोप। इसका मीनिंग क्या है, अज्यूमिंग वन इवेंट विल लीड टू a chain of bad events without evidence। फॉर एग्जांपल, अगर हमने x को अलाउ किया, इससे y भी आ जाएगा, z भी आ जाएगा, जिससे डिजास्टर हो जाएगी। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, इफ वी अलाउ ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट वोंट अटेंड द स्कूल, स्कूल्स क्लोज, टीचर्स विल बिकम जॉबलेस। यानी अगर हमने ऑनलाइन क्लास के लिए अलाउ कर दिया, स्टूडेंट स्कूल नहीं आएगा, स्कूल बंद हो जाएगा और टीचर्स जॉबलेस हो जाएंगे। इस तरीके का यहाँ पर ये हो गया इसका एग्जांपल। यहाँ पे सही तरीका क्या है, ऑनलाइन क्लासेस माइट हैव सम इफेक्ट बट लेट्स स्टडी देम बिफोर मेकिंग बिग क्लेम्स।
पहले हो जाने दो ऑनलाइन क्लासेस, फिर इसका देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या हो गया, इसका क्वेश्चन है इफ वी अपोलोजाइज वन अल्टरनेटिव मेडिसिन ट्रीटमेंट और ट्रेडिशनल मेडिसिन। यहाँ पे सिंपल से बता देता हूँ, अगर हमने लीगल कर दिया अल्टरनेटिव मेडिसिन को, यानी कि जो हमारे देसी जो घरेलू उपाय होते हैं ना उनको, अगर हमने उनको लीगल कर दिया, लीगलाइज कर दिया, तो ये कह रहा है कि सारे के सारे हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे और जो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है, घरेलू उपाय तो हम सारे करते हैं। जैसे बुखार बहुत ज्यादा हो रहा है तो गर्म पानी में पैर डुबो के बैठ जाओ, नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी से नहा लो, ये तो हमारे घरेलू उपाय, ये तो होता ही होता है। लेकिन इससे हॉस्पिटल थोड़ी ना बंद हो जाएंगे। ये इसका क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा तेजी चलेंगे, वीडियो लंबी ना हो जाए। रेड हेरिंग में क्या होता है कि ना यहाँ पर मेन आर्गुमेंट को साइड कर करके क्या कर दिया जाता है, इररिलेवेंट टॉपिक को बीच में ले आया जाता है। एग्जांपल क्या है, व्हाई डिड यू गिव मी पुअर ग्रेड, स्टूडेंट ने बोला, टीचर ने बोला तुम्हें पुअर ग्रेड इसलिए दिए हैं क्योंकि तुम कल क्रिकेट मैच खेल रहे थे। ये क्या सेंस बनता है? अरे कल कोई क्रिकेट मैच खेल रहा था, इसका मतलब नहीं उसने पढ़ाई नहीं करी होगी, शाम को घर जाके पढ़ाई करी होगी। तो आप उसको ये बोलो ना कि पुअर ग्रेड्स यानी कम नंबर इसलिए दिए हैं क्योंकि तुम्हारे जो ऐसे है वो ठीक नहीं है, उसमें ये पंक्चुएशन मिस्टेक है या मीनिंग का मिस्टेक है, कुछ और मिस्टेक है। तो टीचर क्या कह रही है, तुम्हें नंबर कम इसलिए दिए क्योंकि कल तुम क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये कोई सेंस बनता है इस बात का? बिल्कुल नहीं बनता। ठीक है, इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया, व्हाई योर एग्जाम स्कोर्स आर लो। तो बच्चे ने बोला मॉम मेरे स्कोर्स मेरे स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड से ज्यादा है, और आपने कहा था मैं हमेशा ही स्मार्ट हूँ, बाकियों से स्मार्ट हूँ। तो ये सेंस थोड़ी ना बनता है। मॉम ने कहा है स्कोर अगर कम आए हैं तो उसका रीजन दो, लेकिन बच्चा कह रहा है कि मेरे स्कोर कम है लेकिन मेरे स्कोर जो है ना मेरे फ्रेंड से ज्यादा है, और आपने कहा मैं तो वैसे सबसे स्मार्ट हूँ, इसका मतलब मेरे स्कोर्स ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर भी हो गया, यूजिंग रेड हेरिंग टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम एक्चुअल इशू। हमारा अगला क्विक हम यहाँ पे एक रिकैप कर लेते हैं। फैलेसी, और फैलेसी करती क्या है? एड होमिनम में हम करते हैं पर्सन को अटैक करते हैं, उसके आइडिया को नहीं। अपील टू अथॉरिटी में क्या करते हैं? ट्रस्ट एक्सपर्ट विदाउट प्रूफ, एक्सपर्ट को हम ट्रस्ट कर लेते हैं बिना किसी प्रूफ के। शाहरुख खान को सही मान लेना। फॉल्स डिलेमा से दो ही चॉइस देते हैं। सर्कुलर रीजनिंग में क्या होता है? यूज कंक्लूजन एज अ प्रूफ, आई एम बेस्ट बिकॉज आई एम बेस्ट। लास्ट स्ट्रॉमैन में क्या होता है कि किसी भी आर्गुमेंट का वीक पार्ट उठाओ और उस पर हमला करो। फॉल्स कॉज में क्या होता है? फर्स्ट इवेंट कॉज सेकंड, पहले की वजह से दूसरा हुआ है, बिल्ली रास्ता काट गई इसलिए मैं फेल हो गया। अगला हैस्टी जनरलाइजेशन, यानी किसी एक छोटी सी बात को देख करके बड़े लेवल पे क्लेम बना देना। एक ड्राइवर गलत है, दिल्ली के सारे ड्राइवर गलत है, ऐसे ये कह देना। अपील टू इग्नोरेंस, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? ट्रस्ट इशू होता है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है इसमें कि उसमें अटका दिया जाता है कि कोई से भी आंसर करो, बंदा फंसी जाएगा। अपील टू इमोशन, फीलिंग्स को, इमोशंस को यूज किया जाता है। इक्विवोकेशन में क्या होता है? एक ही वर्ड यूज किया जाता है डिफरेंट मीनिंग के साथ में, उससे आर्गुमेंट गलत हो जाता है। स्लिपरी स्लोप में क्या होता है? बैक टू बैक कोई ना कोई इवेंट होता रहता है और उसे बोलते हैं ये पहले वाले की वजह से ही हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा इसके आइडेंटिफिकेशंस। ये सारी पीपीटी में आपको जो है लिंक में शेयर कर दूंगा, वहां से देख लेना। और सबसे बेस्ट रहेगा इस वीडियो को अगर आपने देखा है तो इसके नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके से। एक बार नोट्स बनाओगे बहुत बड़ी तरीके से काम करेंगे ये, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मिनिमम एक, मैक्सिमम दो भी आ सकते हैं। ठीक है, और अगला हो गया फाइनल टिप क्या है इसके लिए? कोई सा भी जो आर्गुमेंट पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसको स्लोली पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं दिखानी है। दूसरा क्या, पहले खुद अपने आप से पूछना है क्या लॉजिकली सही है कि नहीं है। ठीक है, और रेड फ्लैग्स को फाइंड आउट करो, पर्सनल अटैक को फाइंड आउट करो, इमोशनल लैंग्वेज को देखो जरा एक बार, अनसपोर्टेड कनेक्शंस को देखो, हिडन अजम्पशंस को देखो, देन और बहुत सारे प्रैक्टिस PYQs लगाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो। और ये 13 फैलेसीज है मैंने जो आइडेंटिफाई करी, यही आती है मेरे हिसाब से। और फिर मेरी साइड से आपके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी लेकिन ये आपके काम की वीडियो है, ये वन शॉट वीडियो, इसमें हमने सब कुछ कवर किया फैलेसीज के बारे में।